जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें एक बार, है ना। और दोस्तों, अगर आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी तक क्या कर रहे हैं, आज ही करें डाउनलोड। दोस्तों, इस सेल्फ स्टडी क्लासेस आपके लिए हिंदी साहित्य, टीजीटी, पीजीटी, नेट एग्जाम के लिए, है ना, HPLT, पंजाब मास्टर कैडर, UKLT, RPSC, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है तो सेल्फ स्टडी क्लासेस दोस्तों आपके लिए क्या पढ़ाता नहीं, याद करवाता है ना। तो ऐप आपको डाउनलोड करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना है। और दोस्तों, यहां पर बहुत बढ़िया कोर्स भी आपके लिए उपलब्ध है। फ्री लाइव क्लास आपकी 1 साल से कंटिन्यू 9 बजे वाली लाइव क्लास आपकी फ्री चल रही, यानी कि ये फ्री मटेरियल आपके लिए 1 साल से कंटिन्यू ऐप पर भी आपको फ्री मटेरियल उपलब्ध है। कुछ प्लस है, यानी कि कुछ आपको परचेस करना है और कुछ आपको फ्री भी मिलेगी, ठीक है। तो 2020 का दोस्तों एक लास्ट ऑफर आपके लिए दिया गया है, जिसमें दोस्तों 2400 का जो कोर्स आपका हिंदी साहित्य का है वो मात्र 1100 रुपए में आपको यहां पर मिलने वाला है, ठीक है। 1100 पे ये ऐप आपको, एक कोर्स आपको संपूर्ण कोर्स मिलेगा। आज ही आपको ज्वाइन होना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर चुके हैं। अब दोस्तों 2020 में आपको कुछ ऐसा करना है कि 2021 आपका कैसा हो, बहुत अच्छा हो। 2021 में आपकी जो जीवन है दोस्तों वो बहुत अच्छा हो और आपको भी अच्छा लगे कि हमने अभी तक क्या किया और 2021 में क्या किया। उसके लिए दोस्तों, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ें। यहां पर 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज दोस्तों अब 1000 में नहीं, आपको 500 रुपए में मिलने वाली है। ये ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए है। आज ही आपको ज्वाइन करना है और सेल्फ स्टडी क्लासेस डाउनलोड कर लेना है इस ऐप को। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात कि कल आपकी एक टेस्ट प्रतियोगिता रखी गई है। टेस्ट प्रतियोगिता बिल्कुल फ्री प्रतियोगिता है दोस्तों, सभी स्टूडेंट को इसमें भाग लेना है। यहां पर दोस्तों आपको तीन टॉप स्टूडेंट को दोस्तों, टॉप 3 स्टूडेंट को क्या मिलने वाली है दोस्तों, यहां पर 3000 प्रश्नों की दोस्तों यहां पर सीरीज मिलने वाली है, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है बिल्कुल फ्री। तो आपको टेस्ट लगाना है। एक मैंने वीडियो डाला है कि कैसे आपको ऐप में टेस्ट मिलेगा, उस वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। और दोस्तों जुड़ जाना है, ठीक है। तो ये आपको कल की प्रतियोगिता, कल 2 बजे से लेकर के 3 बजे एक कार्यक्रम होगा, बधाई लो बधाई दो कार्यक्रम न्यू ईयर का, है ना। तो 2 से 3 एक कार्यक्रम जिसमें लाइव होगा और लाइव में आपको जुड़ना है। सभी लोगों को शुभकामनाएं देना है, जिससे सभी लोगों का जो 2021 या न्यू ईयर है बहुत अच्छा रहे, है ना। और दोस्तों, इसमें आपको 3 बजे से, दोपहर 3 बजे से ये टेस्ट प्रारंभ होगा। इस टेस्ट को आपको देना है। 50 प्रश्नों का ये टेस्ट होगा। ये सभी के लिए है, बिल्कुल फ्री है। और इन 50 टेस्टों में 3 ऐसे विनर्स स्टूडेंट होंगे जिनको दोस्तों 3000 प्रश्नों की हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज में एडमिशन दिया जाएगा। तो आप भी बन सकते हैं वो विनर्स। उन 3 स्टूडेंट में आपका भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सभी लोग तैयार हैं? तो आज का पहला प्रश्न है कि हरिश्चंद्र पत्रिका का पहले क्या नाम था। आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 340 और 340 में आपको चयन करना है हरिश्चंद्र पत्रिका का क्या नाम था। जल्दी से सभी लोग चयन करेंगे। प्रश्न बहुत बढ़िया है और इंपॉर्टेंट भी है। हरिश्चंद्र पत्रिका का पहले क्या नाम था, जल्दी से चयन करें। सभी लोगों को आंसर बताना है। उत्तर इसका क्या हो जाएगा? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, या फिर काल चक्र, या फिर दोस्तों भारत जीवन। इसका उत्तर सभी लोग चयन करेंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा? और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर इसका पहले नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन और इसे बाद में हरिश्चंद्र पत्रिका के नाम से जाना गया, है ना। ये याद रख लेना। ये दोस्तों कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये भारतेंदु जी ने ये पत्रिका निकाली थी। और एक महिलाओं की पत्रिका भी निकाली थी, कौन सी? बाला बोधनी भी याद रख लेना आपको, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निकाली गई। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका है तो कौन सी है? प्रश्न क्रमांक आपका 341 और उत्तर चयन करना है आपको। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये लाइव क्लास आपकी रोज चलती है और यथावत ये लाइव क्लास चलती रहेगी और 1 साल से कंटिन्यू ये क्लास चल रही है। आप लोग शायद बाद में जुड़े हों, लेकिन 1 साल से कंटिन्यू क्लास चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट पहले से इस क्लास का लाभ ले रहे हैं और अपना अध्ययन को सफल बना रहे हैं।
और दोस्तों अब ऐप भी लॉन्च हो गया जहां पर आपको पेड कोर्स भी उपलब्ध है, फ्री क्लासें भी उपलब्ध है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है अपना टेस्ट कहां पर आएगा उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला है, यूट्यूब पर आपको देखना है दोस्तों, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी? बिपाशा, आजकल, भाषा या फिर अक्षरा? बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अन्या जी, धर्मेंद्र जी, उत्तर हमें बताना 341 का। और बोले सर 341 की अगर बात करते हो तो वो पत्रिका का नाम है भाषा पत्रिका। भाषा पत्रिका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सतीश कुमार जी। ये भाषा पत्रिका केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है भाषा पत्रिका। क्या नाम है? भाषा पत्रिका। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर। ठीक है, वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट है अमृतलाल लांगर के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? अमृतलाल लांगर के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? अमृत और विष, खंजन नयन, अग्निगर्भा या फिर बिखरे तिनके? बिखरे तिनके। तो 342 का उत्तर हमें चयन करना है। उत्तर आप क्या बताओगे? अमृतलाल लांगर के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 342 नितिका जी, उत्तर क्या हो जाएगा इसका? और सभी लोग को पता चल गया कि टेस्ट आपको कैसे देना है, उस टेस्ट को जरूर लगाएं दोस्तों, उसमें आप अपना आकलन भी कर पाएंगे, क्योंकि वो टेस्ट जो है 50 प्रश्नों का पूरा हिंदी साहित्य से और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट है, जहां पर ए ग्रेड में अगर आते हो आप, ए ग्रेड आपको मिलता है तो हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स आपको 1100 रुपए में मिलेगा। कितने में मिलेगा? 1100 रुपए में। और ए ग्रेड आपका 10 दिन तक वैलिड रहेगा, है ना। 10 दिन के अंदर ये आप कोर्स परचेस कर लेना, 1100 में ही वैलिड रहेगा आपके लिए। और जो आपकी 3000 प्रश्नों की प्रश्न सीरीज है, अगर आपका ए ग्रेड आता है टेस्ट में तो ये टेस्ट सीरीज आपको 450 रुपए में मिलेगी, है ना। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये आप जब लेंगे तो दोस्तों आपको भी अच्छा लगेगा, और जब आप प्रश्न करेंगे इनके तो मजा आएगा और आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छी होगी। और अमृतलाल लांगर के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? तो दोस्तों वो है कौन सा? खंजन नयन। खंजन नयन यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। आपको पता है कि जो खंजन नयन है दोस्तों, ये अमृतलाल लांगर जी का उपन्यास है और ये सूरदास के जीवन पर आधारित है, यानी कि आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर वी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवनोत्सव का कवि किसे कहा जाता है? जीवनोत्सव का कवि किसे कहा जाता है? तब आप बताओगे कि सर अगर जीवन उत्सव की बात करोगे, जीवन उत्सव की बात करोगे तो सूरदास, है ना। सूरदास जी ने अपने जीवन को उत्सव बना दिया, और सूरदास जी का आज इतना नाम है दोस्तों कि वो हिंदी साहित्य में अमर हो गए, है ना। उनने अपने जीवन को क्या बना दिया? उत्सव बना दिया। उत्सव, अपन उत्सव मनाते हैं दीपावली नव वर्ष, उनने अपने जीवन को ही उत्सव बना दिया, है ना। किसने? सूरदास ने। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया? नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का, सिद्ध साहित्य या फिर लौकिक साहित्य, यानी कि 343। आपको पता है जब ये 343 प्रश्न आता है तो एक प्रश्न आपके मन में आ जाता है कि सर जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को जो संविधान में स्थान दिया गया, मान्यता दी गई, वो अनुच्छेद 343 के तहत दी गई, है ना। आपको पता है? बहुत बढ़िया, पता है तो ठीक है। 343 से लेकर के 351 तक भाषा से संबंधी प्रावधान है संविधान में, है ना। आपको पता है 351 में भाषा के विकास को लेकर के निर्देश दिए गए अनुच्छेद 351 में, है ना। वो भी आपको पढ़ना है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दोस्तों, इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा छायावादी कवि माने जाते हैं दोस्तों, छायावादी कवि माने जाते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगर कभी पूछा जाए कि किस युग के कवि थे, आलोचनाकार थे, तो ये छायावाद के थे, है ना। और रामकुमार वर्मा ने एक ग्रंथ लिखा, कब? 1938 में। 1938 में इन्होंने ग्रंथ लिखा था हिंदी का आलोचनात्मक इतिहास, है ना। और ये अधूरा ग्रंथ माना जाता है, इसको याद रखना। और इन्होंने दोस्तों इसके दौरान जो किया है वो सिद्ध जैन साहित्य का इसमें वर्णन किया है। संधि काल के अंतर्गत एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को संधि काल नाम किसने दिया? तो संधि काल नाम दिया था किसने?
राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने, और राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया? तो वो किया जैन साहित्य, है ना, इसको याद रख लेना, सिद्ध जैन साहित्य। ठीक है, बिल्कुल सही है। यूट्यूब पर नहीं होगा भावना जी, ये टेस्ट होगा आपका ऐप पर, ऐप पर होगा। ऐप आपको अभी डाउनलोड कर लेना है, ऐप को आप डाउनलोड करें, है ना, प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, पूरा आएगा आपका, और ये ऐप डाउनलोड करें। मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया इसलिए कि आपको टेस्ट ढूंढने में या टेस्ट देने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने एक वीडियो आपको यूट्यूब में डाल दिया है इसी चैनल पर, उसको देख लें। ठीक है, अब आपको बताना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? बिल्कुल सही है, चारण काल नाम दिया था, ग्रियर्सन ने भी दिया है और रामकुमार वर्मा ने भी दिया है ना। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। सरहपा को, अब्दुल रहमान को, गंग कवि या फिर पुष्पदंत को? मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोले सर पहले क्या होता था? संदेश भेजना दूर होता था, लेकिन अब हजारों संदेश भेजना अब दूर नहीं, अब दूर नहीं, हजारों संदेश भेजना। तो अब दूर नहीं मतलब अब्दुल रहमान, और अब्दुल रहमान की एक रचना है दोस्तों, कौन सी है? संदेश रासक। संदेश रासक एक रचना है अब्दुल रहमान की, है ना। और इस संदेश रासक रचना को आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आदिकाल का मेघदूत किस रचना के लिए कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे? संदेश रासक को कहा जाता है। और संदेश रासक की रचनाकार कौन है? तो आप बताओगे अब्दुल रहमान, है ना, इसको याद रख लेना। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना, ये भी आपको याद रख लेना। ठीक है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाता है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? पूरक तत्व बता है, सभी लोग बताएंगे। अंकित मिश्रा जी, ये कंपटीशन एग्जाम यानी कि दोस्तों आप आरपीएससी की कर रहे हो, यूके एलटी की कर रहे हो, पीजीटी एग्जाम की कर रहे हो, टीजीटी एग्जाम की कर रहे हो, पंजाब मास्टर कैडर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और हिंदी साहित्य उसमें पूछा जाता है, तो ये जो आपका टेस्ट है ये उसी के लिए है। ठीक है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? सभी लोगों को अच्छे से दिख रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, अंगूठा चला दें, है ना, सभी को चलाना है क्योंकि फ्री में कुछ नहीं लेना है, अंगूठा चला के ही जाना है ना। याद रख लेना, ज्ञान अच्छा लेना है अपन को, अंगूठा चला के ही जाना है। लेकिन ठीक है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? तो शून्य का पूरक तत्व होता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ये ज्ञान होता है, ज्ञान, है ना, ज्ञान होता है, इसको याद कर लेना, कहीं कहीं आपको वज्र भी मिल जाता है, ये ज्ञान होता है। शून्य का पूरक तत्व होता है ज्ञान, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञान आपको लगाना है सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की थी? यानी कि प्रश्न क्रमांक 346, और आपका कमेंट क्या आता है? विद्यापति। विद्यापति को आप जानते हैं मैथिल कोकिल इन्हें कहा जाता है, आपको पता है दोस्तों, मैथिल कोकिल। और कोकिल के जैसा वो ही बोलता है, कोकिल के जैसा वो ही बोलता है जिसके अंदर विद्या होगी। विद्या होगी तो वो कोकिल की तरह बोलेगा, और जिसके अंदर विद्या नहीं है वो कर्कश बोलेगा, कठोर बोलेगा। इसलिए आपको क्या बोलना है? मैंने आपको बताया था ना कि इनकी एक पंक्ति है कि कौन सी है? देसिल बैना सब जन मिठा, मैंने आपको याद करवाई थी दोस्तों, देसिल बिना सब जन मिठा, ये पंक्ति किसकी आपसे पूछा जाता है। और मिठा से मैंने आपको बताया था, एक सॉन्ग था कि मिठा मिठा बोल थारो काए बिगड़े, पढ़ा था ना अपन ने, तो ये मिठा से बना था कि अगर आप मीठा, अगर आपके अंदर विद्या है तो आप कैसा बोलोगे? मीठा बोलोगे, मीठा। और दोस्तों एक कीर्तिलता रचना है, इसे कहानी कहा है ना। और दोस्तों ये अबहट्ट की रचना मानी जाती है। मैंने कई बार आपको बताया कि जब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं दोस्तों? हिंदी साहित्य और विद्यापति को पढ़ते हैं, तो विद्यापति की दो रचनाएं यानी कि कीर्तिलता और कीर्तिपता का कौन में है? अबहट्ट भाषा में है। और इनकी एक रचना कौन सी है? पदावली, जो मैथिली भाषा में है। ठीक है, इनको याद रख लेना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और अबहट्ट यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला आपको बताना है, संदेश रासक की रचना विधा है,
तो कौन सी है? संदेश रासक की रचना विधा है तो कौन सी है? जल्दी से आपको बताना, खंड काव्य, ये विधा बताना है। विधा, विधा क्या है? संदेश रासक क्या है? खंड काव्य है या फिर महाकाव्य है या फिर दोस्तों या फिर आपको आख्यानक गीति काव्य या फिर गीति काव्य है, ये आपको यहां पर चयन करना है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 347 और 347 का जो आंसर आपका होगा संदेश रासक, संदेश रासक अब्दुल रहमान का दोस्तों ये क्या है? एक खंड काव्य है। इसको याद रखेंगे, ये क्या है? संदेश रासक एक खंड काव्य। मैंने आपको याद करवाया था कि संदेश के खंड खंड करके संदेश भेजते हैं। आप व्हाट्सएप में चैट करते हो, फेसबुक में चैट करते हो, कैसे करते हो, है ना? खंड खंड भेजते हो, पहले हेलो लिखते हो, हाय लिखते हो, है ना, फिर पूछते हो कैसे हो आप, है ना, ऐसे करते ना। तो ये खंड खंड करके आप संदेश भेजते हो, तो संदेश रासक खंड काव्य होगा कि महाकाव्य होगा? बोले सर खंड काव्य होगा, क्योंकि संदेश हम कैसे भेजते हैं? खंड खंड करके। तो खंड काव्य ये क्या है? खंड काव्य है। अब्दुल रहमान का एक खंड काव्य माना जाता है ना। मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया, ये आपको चयन करना है। उत्तर आपको बताना है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है दोस्तों। उत्तर क्या हो जाएगा प्रियंका जी? प्रश्न क्रमांक 348, मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया? दोस्तों ये मिस्र बंधु विनोद, ये मिस्र बंधुओं का ग्रंथ है। मिस्र बंधु क्या थे? 3 भाई थे। मिस्र बंधु 3 भाई थे और ये तीनों भाई आरंभ से साथ में रहे, आरंभ से साथ में रहे, इसलिए मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के आदि काल को आरंभिक काल नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि बोले सर आरंभ से साथ में रहे, तो आरंभिक काल इन्होंने नाम दिया। और दोस्तों इस मिस्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का इसमें वर्णन मिलता है और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि लगभग 5000 कवियों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो आप लगाओगे मिस्र बंधु विनोद में, है ना। इसको याद रख लेना दोस्तों। ये मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। 3 भाग 1913 में, है ना, और बाकी चौथा भाग 1934 में इसका प्रकाशित हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 5 भागों में। यहां बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसको याद रख लेना राजकुमार जी, बिल्कुल चाहिए। आप ग्रुप में जुड़ जाना और कोर्स भी आपको मिल जाएगा। नंबर लिखा है नीचे चल रहा है, उसमें आप व्हाट्सअप करना राजकुमार जी, है ना। इसको याद रखना, यहां से बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। मैंने कई बार आपको बताया कि मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया। जैसे हम पढ़ते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में, है ना, वीर गाथा काल, है ना, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और गद्य काल, ऐसे ही मिस्र बंधुओं ने 5 भागों में विभाजित किया हिंदी साहित्य के इतिहास को, है ना, काय में? मिस्र बंधु विनोद में। लेकिन अगर पूछा जाए कि मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ, तो ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ। 3 भाग इसके प्रकाशित हुए 1913 में और चौथा भाग प्रकाशित हुआ 1934 में। तो ये 4 और 5 का जो चक्कर है, कई लोग गलत करके आते, इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, याद रख लेना, ठीक है। अब यहां पर देखना है देवांशी जी, अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा? पूर्व मध्यकाल को क्या कहा? ऐप को आप डाउनलोड कर लें, सेल्फ स्टडी क्लासेस, प्ले स्टोर से आपको ऐप को डाउनलोड करना है। और जिसको कोर्स परचेस करना है, वो कोर्स दोस्तों हिंदी साहित्य का पूरा 1100 में है। आपको यहाँ विस्तृत अध्ययन करवाया जाएगा, आपको यहाँ ट्रिकी वीडियो दिए जाएंगे, आपको यहाँ टॉपिक वाइज टेस्ट करवाया जाएगा, आपको यहाँ लाइव क्लास दी जाएगी, आपको यहाँ डाउट भी क्लियर किए जाएंगे। यानी कि जो सेल्फ स्टडी क्लासेस है वो चैनल हिंदी साहित्य के लिए समर्पित है, पूरा हिंदी साहित्य के लिए समर्पित है। अब आप भी चाहते हो हिंदी साहित्य से जुड़ना, तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए, इस ऐप से आप जुड़ जाइए। शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा? पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं तो पूर्व मध्यकाल यानी कि दोस्तों इसे इन्होंने कहा क्या? भक्ति काल। इसे इन्होंने कहा भक्ति काल। भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों भक्ति काल को या पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के रूप में प्रतिष्ठित करके बहुत बड़ा इन्होंने काम किया था। और आपने देखा होगा कि जो भक्ति काल युग है ये सबसे कम विवादित है,
यानी कि आदिकाल सर्वाधिक विवादित है ना। रीति काल भी विवादित है, लेकिन भक्ति काल को भक्ति काल ही मानते हैं विद्वान, है ना। तो ये चीज भी आपको याद रख लेना। शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम दिया, और भक्ति काल को पता है दोस्तों कि स्वर्ण युग और स्वर्ण काल भी कहा जाता है ना। आपको पता होगा सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने इसे स्वर्ण युग कहा था, फिर श्याम सुंदर ने इसे स्वर्ण काल भी कहा था। ये भी आपको याद रख लेना। भक्ति काल के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखना। जो कोर्स आपका होगा दोस्तों वो 11 महीने का कोर्स होगा। कितने महीने का? 11 महीने तक आप इस कोर्स को पढ़ पाओगे पूरा, यानी कि 1100 रुपए में 11 महीने आपको पढ़ने को मिलेगा दोस्तों, इसको याद रख लेना। और दोस्तों ये 3 महीने में आपका मार्च तक पूरा कंप्लीट कोर्स आपको ऐप में मिल जाएगा, उपलब्ध आपके लिए हो जाएगा। अब आपको बताना यहाँ पर कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। इतिहास दर्शन की बात होती है दोस्तों, दर्शन की बात होती है, तो हम दर्शन कैसे करते हैं? अब जब हम किसी भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो कैसे करते हैं? मुंह से करते कि आंख से करते, लोचन से करते हैं? बोले सर दर्शन तो हम करते लोचन से। तो वही तो यहाँ पूछा गया कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन आप कैसे करोगे? बोले सर लोचन से करेंगे। तो उत्तर आपका निकल कर आएगा डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, लोचन शर्मा, है ना। दर्शन करना हमें लोचन से, तो डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड आंसर। अगला आपको बताना कि शुक्ल जी के कालों के नामकरण का आधार क्या है। शुक्ल जी के कालों के नामकरण का आधार क्या है दोस्तों? शुक्ल जी ने, आपको पता है कि सबसे व्यवस्थित जो इतिहास माना जाता है वो माना जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा। और दोस्तों जब इनका 1929 में प्रकाशित हुआ हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, तो आपको पता है दोस्तों ये हिंदी साहित्य के विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ था कब? 1929 में। फिर दोस्तों ये संशोधित होकर 1940 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना, इसको याद रख लेना है। और ये दोस्तों शुक्ल जी ने प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण किया, यानी आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 नंबर है। और ऐसा कौन सा विद्यार्थी है इस क्लास में जिन्होंने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है? ऐप को डाउनलोड किसने नहीं किया वो जल्दी से बताएंगे। और आदि काल को चारण काल नाम किसने दिया? चारण काल नाम किसने दिया? मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि एग्जाम कोई भी हो, आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण से लेकर एक क्वेश्चन जरूर आता है। आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण से लेकर के एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसको याद कर लेना। फिर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम कवि किसने किसको माना, एक क्वेश्चन यहां से आता है, तो 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किस कवि ने किसको माना, तो आपके हो जाते हैं 3 प्रश्न, है ना। तो यहां से जितने प्रश्न आपके बनते हैं, जो बनते हैं टॉपिक से, वो दोस्तों मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं। और यहां पर चारण काल कहा था राम कुमार वर्मा ने, राम कुमार वर्मा, यानी 2 नंबर, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। यहां पर याद कर लेना श्रापकाचार की रचना कब हुई। श्रापकाचार दोस्तों ये जैन ग्रंथ माना जाता है, जैन ग्रंथ माना जाता है, ये भी याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम रचना मानी जाती है वो कौन सी है, तो वो मानी जाती है दोस्तों श्रावकाचार, श्रावकाचार मानी जाती है। और इसके रचनाकार हैं कौन? देवसेन, देवसेन है। इस श्रावकाचार में श्रावक धर्म का वर्णन इसमें मिलता है। श्रावक धर्म का आपने दोस्तों जैन धर्म में पढ़ा होगा। जैन धर्म में जो व्यक्ति होते हैं भगवान के पास जब जाते हैं तो श्रावक बन के जाते हैं, है ना। तो वो श्रावक धर्म का वर्णन इसमें मिला है श्रावकाचार में। और इसका रचना काल माना जाता है 1933 ईस्वी, 1933, यानी 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 नंबर, है ना। इसको याद रख लेना श्रावकाचार को दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है आला खंड के रचयिता कौन है? आला खंड यानी कि 354 का उत्तर आपको बताना है। और आला आप लोग पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आया था कि आला किस ऋतु में गाया जाता है, आला किस ऋतु में गाया जाता है, तो दोस्तों ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ये भी याद रख लेना आपको। और आला खंड के रचयिता कौन है, तो आपको याद रख लेना है
आला खंड को दोस्तों परमाल रासो भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम परमाल रासो भी है। और आला अगर आपको पढ़ना है तो आला पढ़ा जाता है रात में। बोले सर हम आला पढ़ेंगे रात में जगकर, रात में जगकर, तो जग से क्या बनेगा, जगनिक, जगनिक है ना। आला पढ़ना है हमें जगकर, तो उत्तर आपका हो जाएगा जगनिक, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर जिन्होंने चयन किया उनका आंसर बिल्कुल सही, आला खंड के रचयिता जगनिक माने जाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है। इतने जो प्रश्न आपको बताते हैं ये प्रश्न तो आपको दोस्तों याद होनी चाहिए, ये प्रश्न तो आपको रट जानी चाहिए, है ना। कभी भी पूछा जाए परमाल रासो के रचनाकार कौन है, आपका उत्तर पहले ही आना चाहिए जगनिक, है ना। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है तो आपको पता होनी चाहिए। भविष्यत कहा के रचनाकार अब्दुल रहमान, रहीम, धनपाल या फिर स्वयंभू, ये उत्तर 355 का उत्तर बताना है। और कल की प्रतियोगिता में सभी लोग शामिल होंगे दोस्तों। जो पेड मेंबर हैं इनका एक आईपीएल टेस्ट भी होगा, आईपीएल टेस्ट होगा, यानी कि जो पेड मेंबर हैं लगभग 300-400 जो पेड मेंबर हैं उनकी अलग अलग टीम बनाई जाएगी, और टीम बनाई जाएगी, सबको अलग अलग टेस्ट दिए जाएंगे, है ना। जैसे आईपीएल मैच होते हैं सेम ऐसा ही इसमें पेड मेंबरों का टेस्ट भी होगा, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से आपकी जो अध्ययन है बहुत बढ़िया होगा, स्ट्रांग भी हो जाएगा, है ना। तो भविष्यत कहा के रचनाकार, भविष्यत कहा, तो भविष्यत कहा तो आपको पता है। बोले सर हमें भविष्य के लिए धन का संचय करना है, और सभी लोग भविष्य के लिए धन का संचय करते हैं, तो धनपाल, है ना, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है मिश्र बंधु 3 भाई में से नहीं है तो कौन सा नहीं है, जल्दी बताओ। मिश्र बंधु 3 भाई में से नहीं है तो कौन सा नहीं है, जल्दी बताओ। 3 भाई दिए हैं नीचे, कौन सा नहीं है, 3 भाई में से चयन करना है, कौन सा नहीं माना जाता। अंकित जी, हरिओम जी, प्रश्न क्रमांक 356, और उत्तर जो आपका होगा क्या होगा। अपन ने पढ़ा था कि श्याम गणेश सुखदेव, श्याम श्याम गणेश सुखदेव, श्याम गणेश सुखदेव ये मिश्र बंधु थे, ये मिश्र बंधु थे, है ना। बाकी कृष्ण बिहारी मिश्र ये दोस्तों ये अलग हैं, ये मिश्र बंधु में शामिल नहीं हैं। तब आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर जो आपने डी बताया वो बिल्कुल सही है ना। अगला क्वेश्चन है आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा किसने दी है। आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा किसने दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। आदिकाल को बीज वपन काल, और मैंने आपको याद भी करवाया, कई बार याद करवाया कि अगर दोस्तों किसी ने अहिंसा के बीज बोए हैं तो बीज बोए हैं किसने, महावीर स्वामी ने। किसने, बोले सर बीज बोए हैं अहिंसा के। इन्होंने कहा था कि जियो और जीने दो। दोस्तों इस पृथ्वी पर हर प्राणी को जीने का अधिकार है, हर प्राणी को जीने का अधिकार है। इसलिए महावीर भगवान ने कहा कि आप जियो और दूसरों को भी जीने दो, है ना। और बोले सर यहाँ इन्होंने अहिंसा के बीज बोए किसने, महावीर ने। तो बीज वपन काल कौन बोलेगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी बोलेंगे। और द्विवेदी युग के नाम पर, द्विवेदी युग का दोस्तों नाम पड़ा था, द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, 1920 तक ये बने रहे, याद रख लेना। और दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से बताइए कौन सा नायिका भेद का विरोधी कवि माना जाता है। तो ये नायिका भेद के विरोधी थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। खड़ी बोली को दोस्तों, खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का जो अधिकार है वो किसे है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में पूर्ण सहयोग इन्होंने दिया दोस्तों। और आपने पढ़ा होगा कि ब्रज भाषा जहां रीति काल में भारतेंदु युग में काव्य की भाषा बनी रही, वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से, इनकी टीम की प्रयासों से द्विवेदी युग में काव्य की भाषा बन गई दोस्तों, कौन सी, खड़ी बोली। और आज अगर आपसे पूछा जाता है कि मानक भाषा में किसका नाम लिया जाता है तो अपन बोलते खड़ी बोली का, है ना। याद रख लेना, इसे कौरवी भी कहा जाता है खड़ी बोली को। और दोस्तों खड़ी बोली में द्विवेदी युग में क्या लिख गया, द्विवेदी युग में प्रिय प्रवास जैसा महाकाव्य लिख जाता है खड़ी बोली में। तो द्विवेदी युग आप समझ लेना कि खड़ी बोली के लिए कितना महत्वपूर्ण था, है ना। याद रख लेना।
अगला क्वेश्चन है आदिकाल का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको रट लेना है, याद कर लेना है ना। 358 का आंसर आपको बताना है। मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? संदेश रासक को, राउलबेल, ढोला मारूरा दोहा या फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण। आपको पता है दोस्तों कि जो राउलबेल रचना है ये चंपू काव्य माना जाता है, इसे चंपू काव्य है ना। राउलबेल ये रोड़ा कवि की रचना है, रोड़ा कवि की रचना है। और मालवा में दोस्तों ये शिलांकित कृति भी माना जाता है इसे। निम्न में से बताइए कौन सी शिलांकित कृति है? तो राउलबेल है ना। राउलबेल के रचनाकार कौन है? तो आप बताओगे रोड़ा कवि। राउलबेल किस प्रकार का काव्य है? तो आप बताओगे चंपू काव्य है ना। ये पूछा जाता है दोस्तों राउलबेल। और ये मालवा यानी कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में दोस्तों ये शिलांकित यानी कि शिला में अंकित कृति है। कौन सी? राउलबेल। याद रख लेना इसको है ना। बोले सर शिलाओं में बेल चढ़ गई, जहां इस शिलाओं में अंकित है वहां पर बेल चढ़ गई, बेल चढ़ जाती ना, बेल, तो राहुलबेल याद रख लेना। और आदिकाल का मेघदूत संदेश रासक माना जाता है, इसको भी याद रख लेना। ढोला मारूरा दोहा, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। कुशल लाभ और दोस्तों एक और कौन है? कुशल लाभ और कल्लोल कवि, कुशल लाभ और कल्लोल कवि। अब आपको किसी पुस्तक में मिलेगा कि ढोला मारूरा के दोहा कुशल लाभ हैं, किसी में मिलेगा कल्लोल कवि हैं। आप लोग इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि सर कुशल लाभ उसने बताया था, आप कल्लोल बता रहे हैं, कल्लोल उसने बताया था, आप कुशल लाभ बता रहे हैं। कंफ्यूजन दूर करो। सबसे पहले जो लिखा वो कल्लोल कवि ने कुशल लाभ ग्रंथ लिखा, फिर ढोला मारूरा ग्रंथ लिखा, फिर कुशल लाभ ने इसमें संशोधन किया और इसमें कुछ और पंक्तियां दोहा इसमें जोड़ दिए, तो बन जाता है दोस्तों एक कुशल लाभ का। तो इसको याद रख लेना है। कैसे याद रखोगे? कि ढोला मारूरा दोहा कल्लोल कवि की रचना है, कल्लोल कवि की रचना में कुशल लाभ ने संशोधन किया, कुछ और दोहे जोड़े है ना, इसलिए कुशल लाभ की भी ये रचना मानी जाती है। तो याद रख लेना, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है, तो कुशल लाभ अगर ऑप्शन में होगा तो कल्लोल नहीं होगा, और कल्लोल होगा तो कुशल लाभ नहीं होगा, और दोनों होंगे तो क्वेश्चन गलत होगा, है ना। याद रख लेना, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आदिकाल काव्य रूढ़ियों एवं परंपराओं को समझने के लिए कौन सा ग्रंथ उपयोगी है? आदिकाल काव्य रूढ़ियों एवं परंपराओं को समझने के लिए कौन सा उपयोगी है? प्रश्न क्रमांक 359 का आंसर हमें बताना है सुनीता जी, है ना। अनीता जी सभी लोग लाइक जरूर कर देना, वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर लेना। एक बहुत बढ़िया क्लास है ना, 2020 की यादगार क्लास दोस्तों आप तक पहुंच रही है। आप लोग इसको पूरा कैप्चर करें, है ना, और सार्थक बनाएं इस वीडियो को, इस लाइव क्लास को आगे तक बढ़ाएं। और दोस्तों 2020 में आज ही आपको कुछ ऐसा करना है कि आपको एक कोर्स परचेस करना है जिसमें आपका अध्ययन 2021 में बढ़िया हो, और पूरे 2021 यानी कि 11 महीने तक आप उस कोर्स का अध्ययन करेंगे। और जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई किया है, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये जो सेल्फ स्टडी क्लास चैनल है दोस्तों, ये भी आपकी सफलता में सहयोगी बने। इसी उद्देश्य से ये चैनल चल रहा है कि आप सभी लोगों के लिए ये सफलता का राज बने, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप और सेल्फ स्टडी क्लासेस चैनल, ठीक है। तो आदिकालीन काव्य रूढ़ियों एवं परंपराओं को समझने के लिए कौन सा ग्रंथ उपयोगी है? तब यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होता है दोस्तों प्राकृत पेंगलम। ये प्राकृत पेंगलम के ग्रंथ के रचनाकार माने जाते हैं कौन? लक्ष्मीधर माने जाते हैं प्राकृत पेंगलम, है ना। इसको याद रख लेना है, और रूढ़ियों एवं परंपराओं को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। अब सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। और हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? 360 का आंसर आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर सभी लोग बताएंगे, उत्तर को बताना है आपको, ठीक है। सभी लोग बताएंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? सिद्ध सामंत युग किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, या फिर इनमें से कोई नहीं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो दोस्तों आपको पता है कि सिद्ध सामंत काल कौन कहेगा? बोले सर पंडित लोग कहेंगे, कोई पंडित ही होगा, और ये पंडित राहुल सांकृत्यायन है। पंडित राहुल सांकृत्यायन है क्योंकि पंडित लोग क्या करते हैं? सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो सिद्ध पुरुष होते हैं, है ना, अपन उन्हें सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो ये आपका 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु कहा गया? अभिमान मेरु किससे कहा गया? दोस्तों एक ग्रंथ लिखा था,
एक ग्रंथ लिखा था इन्होंने, महापुराण, महापुराण ग्रंथ लिखा था, याद रख लेना, है ना, ये भी आपको याद रख लेना। और इस महापुराण ग्रंथ में 63 सलाका पुरुषों, 63 सलाका पुरुषों का वर्णन मिलता है इस महापुराण ग्रंथ में, है ना। और ये दोस्तों जैन कवि पुष्पदंत हुए हैं, है ना, जिन्होंने दोस्तों ये महापुराण ग्रंथ लिखा था। और अभिमान मेरु, अभिमान मेरु इन्हें ही कहा जाता है, किन्हें, पुष्पदंत को, पुष्पदंत को कहा जाता, ये भी आपको याद रख लेना। और दोस्तों आपसे कभी पूछा जाए कि छायावाद में सलाका पुरुष किसे कहा जाता है, तो सलाका पुरुष कहा जाता है निराला को, ये भी याद रख लेना। नया क्वेश्चन है, निराला को सलाका पुरुष कहा जाता है, क्रांतिकारी कवि कहा जाता है ना। और इनकी एक रचना तुलसीदास सबसे निराली है, तो पूछी ही जाती है कि तुलसीदास खंड काव्य की रचयिता कौन है, तो तुलसीदास खंड काव्य की रचयिता निराला, कई बार पूछा गया, है ना, इसको याद रख लेना। अब दोस्तों आज चर्चा कर लेते हैं अपन कि अपना जो 2021 की अपनी प्रतियोगिता, फर्स्ट प्रतियोगिता होनी है, ऐसी अनेकों प्रतियोगिता होंगी दोस्तों, है ना। 2021 में आपके लिए सिर्फ आपको चैनल, आपको ऐप क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये ऐप है, आप सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और 2021 में ऐसी अनेकों प्रतियोगिताएं होंगी जो आपके लिए, पढ़ने के लिए, आपकी सफलता के लिए रास बनेगी, है ना। दोस्तों ये टेस्ट प्रतियोगिता कल होनी है, यानी कि 1/1/2021, यानी कि न्यू ईयर में आपके लिए टेस्ट प्रतियोगिता रखी गई। आप अपना हिंदी साहित्य का टेस्ट जो है, ज्ञान टेस्ट में दोस्तों उसको बिखेरें, टेस्ट में आपके ज्ञान की परीक्षा होगी। और टॉप 3 स्टूडेंट्स जो विनर रहेंगे उनको ये टेस्ट सीरीज, 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, है ना। तो आप भी बन सकते हैं, किसी क्लास में से कोई ऐसा बंदा होगा जो इसमें बन सकता है विनर्स, तो आप भी बने और आप भी दोस्तों प्रयास करें, है ना, इस विनर्स बनने में। और दोस्तों जो इस प्रतियोगिता में ए ग्रेड लाएगा, ए ग्रेड जिसको प्राप्त होगा, है ना, सभी का ग्रेड आएगा, सभी का नंबर मिलेगा, सभी का रिजल्ट भी टेलीग्राम ग्रुप में प्रेषित किया जाएगा, है ना। और दोस्तों जिसका ए ग्रेड आएगा उसे जो कोर्स है 2400 वाला कोर्स है, वो 10 दिन तक वैलिड रहेगा आपके लिए 1100 में, मात्र 1100 में संपूर्ण कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा। आप 10 दिन के अंदर उसको परचेस कर पाओगे। ए ग्रेड अगर आपका आता है तो ये 3000 प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है, ये दोस्तों अब आपको 1000 में नहीं, अगर ए ग्रेड आपका आता है तो आपको ये मिलेगा 450 में, कितने में, 450 में मिलेगी। तो ए ग्रेड लाना है, अगर आप नंबर ला सकते हो तो आप फ्री में पाओ। और स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट को तो मिलेगा ही, बाकी आप भी उसमें से हो सकते हो, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर सभी को करना है। और दोस्तों कल के लिए, न्यू ईयर के लिए सभी को बधाइयां। कल अपना एक कार्यक्रम होगा दोपहर 2 बजे, 2 बजे से 3 बजे तक कार्यक्रम, बधाई दो बधाई लो कार्यक्रम, है ना। ये 2 से 3 होगा, फिर 3 बजे से आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा, आपके मोबाइल ऐप में टेस्ट आ जाएगा। इस टेस्ट को आपको 3 बजे देखना है, ये टेस्ट आपको मिल जाएगा। एक वीडियो मैंने टेस्ट वाला इसी यूट्यूब चैनल पर डाला है कि टेस्ट आपको कैसे देखना है, टेस्ट आपको कैसे देना है, वो सब कुछ उसमें बताया, वो आप देख लो। तो 3 बजे से 6 बजे के बीच में इस टेस्ट को आपको देना है और अपनी रैंक को संभाल के रखना है, ठीक है, बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक करें, सभी साथियों को नए वर्ष की पुनः पुनः शुभकामनाएं। कल से दोस्तों आपका एक अच्छा जीवन चालू हो, प्रारंभ हो, आपका जीवन कल से नया जीवन बने और मंगलमय वर्ष आपका दोस्तों गुजरे। ऐसी सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। और कल सभी के लिए, एक दूसरे के लिए भी अपन सब लोग बधाई देंगे, बधाई लो बधाई दो कार्यक्रम, है ना। तो कल 2 से 3 बजे लाइव क्लास के दौरान अपन उसमें एक दूसरे को चर्चा करेंगे, है ना, और कार्यक्रम में सभी लोग शामिल होंगे। और 3 बजे से फिर टेस्ट की जानकारी भी उसमें दी जाएगी, टेस्ट भी आपको देना है ना। ऐसी अनेकों प्रतियोगिताएं अपनी होंगी। टेस्ट पैड मेंबर का एक आईपीएल भी होना है ना, आईपीएल पैड मेंबरों का, उनका आईपीएल भी चलेगा। उस दौरान भी, टेस्ट के दौरान जो प्रतियोगी विजयी होंगे, जो टीम विजयी होगी, उनका फाइनल मैच भी होगा, फिर इस प्रकार से आईपीएल भी उनका होगा। तो ये कई प्रतियोगिताएं दोस्तों, आप सिर्फ साथ में बने रहें, है ना, और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। सतीश जी, रेनू, साक्षी जी, उषा, सरोज जी, सभी को धन्यवाद, सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं, है ना। सुधा निधि जी, ममता जी, सोनू, मनोज जी, संजय जी, सपना जी, आरती जी, नितिन जी, है ना, हरिओम जी, सभी लोग वीडियो को लाइक करते जाएं, सभी को बधाई। विमलेश जी, है ना, अंकित, गोरा और हरजेश जी, शिव पूजन सी, दोस्तों इसी प्रकार से जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक करना है। मिनी पांडे,
है ना, अनामिका, धर्मेंद्र, ममता जी, सुधा जी, सोनू जी, ठीक है। ये वीडियो, ये क्लास आपकी 1 साल से कंटिन्यू 9 बजे चल रही है और ये क्लास कंटिन्यू 9 बजे चलती रहेगी। रेखा जी, श्रीधर, MR शर्मा और अर्शदीप जी, किरण जी, राकेश जी, रितु जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। वो सभी साथी जिनका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है, सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़ जाओ, एक बार मजा आएगा आपको भी। हम दोस्तों सिर्फ सेल्फ स्टडी क्लासेस आपके लिए हिंदी साहित्य के लिए उपलब्ध है। आप हिंदी साहित्य पढ़ें बढ़िया तरीके से, वीडियो को लाइक कर दें, है ना। भरत जी, जसबीर, सुषमा जी, राजेंद्र जी, है ना, धर्मेंद्र कुमार और अन्य त्यागी, तनु जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। कल का टेस्ट सभी को देना है ना। सुरेंद्र, मायाराम जी, बाल गोविंद जी और महीपत यादव, शिव पूजन जी, सभी लोग जुड़े, है ना। कोदी, हरिओम, प्रांजल जी, ममता जी, कांति जी, सुरदीर और अर्शदीप जी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और कल के जो अपना कार्यक्रम है बधाई लो बधाई दो कार्यक्रम, है ना, इसमें जरूर आना है। इसमें टेस्ट की आपको बताएंगे कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कैसे कैसे टेस्ट लगाना है, कैसे प्रतियोगिता में टॉप करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको लगाना है, ठीक है। बिल्कुल सही। मिनी पांडे, अंकित जी, शिव पूजन वर्मा जी, सभी को धन्यवाद, है ना। ममता जी, धर्मेंद्र, आलोक तिवारी, रितु जी, आनंद जी, अनिल कुमार जी, है ना, और सुरेंद्र, रेखा जी, ठीक है, सभी को धन्यवाद और न्यू ईयर की बिल्कुल शुभकामनाएं। कल पुनः अपने इस कार्यक्रम में मिलते हैं और सबको एक दूसरे को बधाई देंगे और बधाई लेंगे, क्योंकि 2021 है और अपन को बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों इसकी तैयारी करनी है ना। चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो दोस्तों आपका क्वालिफाई होनी चाहिए। एक ही लक्ष्य 2021, अब की बार एग्जाम पार, है ना। वीडियो को लाइक शेयर